नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और शैक्षिक परिदृश्य की अपनी पीछे की जो क्लासें थी, उस क्लास का जो पार्ट था वो है नई शिक्षा नीति 2020। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा एनईपी 2020 का पहला जो पार्ट था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनईपी 2020 का जो पार्ट सेकंड। साथ साथ में इसके अंदर कुछ नए जो चेंजेस हुए हैं वो भी पढ़ेंगे। और पीछे जो आपका एग्जाम हुआ, पिछली जो रीट मुख्य परीक्षा का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एनईपी के, वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। तो उम्मीद करूंगा पीछे की क्लासों की तरह ये क्लास भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और एक बात और, जो बच्चे नए हैं तो क्लास की जो पीडीएफ है आपको जी के विद राकेश जांगिड़ जो टेलीग्राम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आपको टेलीग्राम के अंदर इसकी हम पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, वहां से आप इसकी अपलोड पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला सेशन। तो पीछे अपने अध्याय 4 पढ़ लिए थे, एनईपी के अध्याय 4 पढ़ लिए थे। अब जो अध्याय पढ़ेंगे वो कौन सा, पांचवा, जो कि प्रॉपर किसके लिए, टीचर्स के लिए। तो अध्याय कौन सा है, पांचवा। देखिए साथियों, इसमें पढ़ेंगे टारगेट क्या है 2030 तक। 2030 तक टारगेट लिया गया है। 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो 4 वर्षीय बीएड डिग्री होगी। तो 4 वर्षीय बीएड डिग्री होगी। कब तक टारगेट लिया गया है, ये 2030 के लिए। 2030 के लिए टीचर्स के लिए, टीचिंग के लिए जो सबसे कम जो न्यूनतम जो योग्यता है ना, वो 4 साल की बीएड डिग्री होगी। पहली तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है एनईपी के अंदर। नेक्स्ट, प्रत्येक शिक्षक को हर साल प्रति वर्ष लगभग 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी में हिस्सा लेना होगा, जिसके माध्यम से टीचर्स को क्या है, जो टीचिंग जो ट्रेनिंग है, सेशन है, इसमें वो इन 50 घंटों के सेशन के माध्यम से जो सतत व्यावसायिक विकास है, इसके माध्यम से वो ट्रेनों का प्रशिक्षण लेगा। तो प्रत्येक साल के अंदर, प्रत्येक वर्ष के अंदर टीचर्स को 50 घंटे का यह है एक हिस्सा इसमें लेना पड़ेगा। 4 वर्षीय एकीकृत जो बीएड में ग्रामीण क्षेत्रों को मेरिट के आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो इसमें जो ग्रामीण तबके के जो आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उनको क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगी। वो कि किस बेस पे, तो मेरिट के आधार पर उनको क्या स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। और कोई विशेष परिस्थिति में शिक्षक का ऑनलाइन, प्रत्येक कोई विशेष परिस्थिति में शिक्षक का ऑनलाइन क्या है, शालादर्पण आधारित स्थानांतरण होगा। तो कोई विशेष परिस्थिति में टीचर्स का ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टीचर्स का है वो ऐप के माध्यम से उसमें ट्रांसफर भी होगा। और नेक्स्ट इसके बाद में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टेट को विस्तृत और मजबूत किया जाएगा तथा ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 में लागू किया जाएगा। तो भी हम बात करते हैं जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है, फिलहाल 3rd ग्रेड के लिए होती है। तो आगामी जो एनईपी के अंदर कहा गया है कि 3rd ग्रेड के लिए भी होगी, 2nd ग्रेड के लिए भी होगी और 1st ग्रेड के लिए, तमाम ग्रेड के लिए 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के अंदर भी इस पात्रता परीक्षा को लागू किया जाएगा एनईपी के अंदर। ये भी इसके अंदर एक नया प्रावधान जुड़ा है। आगे चलेंगे, साथ ही साक्षात्कार, इंटरव्यू, साथ में ही इंटरव्यू व कक्षा में पढ़ने का प्रदर्शन व स्थानीय भाषा के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। तो एक तो आ जाएगा टीईटी आ जाएगा, दूसरा पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे इंटरव्यू आ जाएगा। एक जो टीचर्स का डेमो कह सकते हैं, टीचर जो बोर्ड पे पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तो उसका जो परफॉर्मेंस है, टीचर्स के पढ़ाने की जो स्किल है, वो भी इसमें देखी जाएगी। और एक बात और है, उसमें क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूले में क्या सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी गई है मातृभाषा को, तो उस टीचर्स को स्थानीय भाषा के आकलन का ज्ञान देखा जाएगा कि उसको स्थानीय क्षेत्र का नॉलेज है या नहीं है। तो इन चीजों को तो मिलेगी। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के लिए एक स्कूल परिषद की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट, शिक्षकों की गैर शिक्षण गतिविधियों से मुक्त किया जाएगा। वर्तमान में जैसे अन्य जो टीचिंग के अलावा जो एक्टिविटी है, जैसे कि हम बात करते हैं टीचर्स के जो और कोई ड्यूटियां लग जाती है, कहीं पे सरकार की कोई योजना होती है उसमें ड्यूटी लगा देते हैं, शहर में कोई अभियान में ड्यूटी लगा देते हैं। तो कहते हैं कि इस नई एनईपी के, नई शिक्षा नीति के तहत है, जो गैर शैक्षणिक काम है उनसे शिक्षकों को क्या है, मुक्त रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो काम होगा वो क्या है, उनको बच्चों को पढ़ाना ही होगा। आगे बात करेंगे, शिक्षक अपने तरीके से पढ़ा सकता है। शिक्षकों के कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेस सीएमपी हेतु उनकी पदोन्नति व वेतन वृद्धि की जानी है। और इन्हीं संस्थाओं के द्वारा 2 वर्षीय बीएड की डिग्री है उनको प्रदान की जाएगी। एनसीटीई के द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से एक नवीन अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफटीई तथा नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी है वो तैयार किया जाएगा। और इसके बाद देखेंगे, अध्याय जो 6 है उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है। अध्याय 6 के अंदर समता मूलक और समावेशी शिक्षा। तो नई शिक्षा नीति में यह सिफारिश की गई है कि शिक्षक शैक्षिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित, जो बड़ी आबादी वाले कुछ क्षेत्रों की विशेष
शिक्षा क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन घोषित किया जाएगा। यानी कुछ ऐसा तबका भी है जो एक वर्ग है जो क्या है बहुत ही वंचित पिछड़ा है, तो उनके लिए एक SEZ यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन उनके लिए घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा सभी के लिए अधिगम सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह तथा शिक्षा देने के लिए परिवहन, निःशुल्क आवास तथा सहायक उपकरण उपलब्ध करवाना उद्देश्य है। केंद्र सरकार सभी लड़कियों व ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर समावेशी नीति का गठन करेगी जेंडर समावेशी नीति का गठन करेगी। स्कूलों में जाने में असक्षम बच्चों को ग्रह आधारित शिक्षा का विकल्प इसमें दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते हैं तो उनको ग्रह आधारित शिक्षा का ऑप्शन भी उसमें रखा गया है। और यह नीति RPWD अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों के साथ में पूरी तरह सुसंगत तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। और नेक्स्ट अध्याय जो 7वां है उसमें किस चीज का उल्लेख मिलता है? स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन व प्रभावी गवर्नेंस। तो यहाँ पे पढ़ेंगे यूडाइस 2016-17 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग स्कूलों का जो कोड पढ़ते हैं कौन सा? यूडाइस कोड है। तो यूडाइस कोड 2016-17 के जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भारत के 28% जो स्कूल है प्राइमरी और 14.8% अपर प्राइमरी स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं। तो 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर, और इनमें भौतिक और मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। और इसके लिए सभी राज्य सरकारों के द्वारा वर्ष 2025 तक स्कूलों का समूहन बनाने तथा उनकी संख्या को समुचित रूप से देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपनाकर समाधान करना होगा। तो ऐसे स्कूल जहां पर क्या है नामांकन 30 से भी कम है, तो उनमें जो इतने जो भौतिक संसाधन वहां पे है तो उनका कहते हैं व्यापक तौर पे उनका क्या प्रयोग नहीं किया जा रहा है, कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इनकी वजह से वहां पे क्या है नामांकन भी कम है। तो इसके लिए सभी राज्य सरकार को टारगेट दिया गया कि 2025 तक क्या स्कूलों का ग्रुप बनाए और उसके अकॉर्डिंग उनकी संख्या को अकॉर्डिंग उनको समुचित रूप से उनके लिए प्रोसेस बना करके नई पॉलिसी बना करके उनके लिए कोई काम करना है। नेक्स्ट, इसी प्रकार 5 से लेकर के 10 किलोमीटर में एक समूह संरचना एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। यानी कि 5 से लेकर के 10 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी अवधि कितनी दूरी कितनी है 5 से लेकर के 10 किलोमीटर की होगी। और इसका सुझाव सर्वप्रथम कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया। तो ये प्रश्न आ सकता है कि 5 से लेकर के 10 किलोमीटर के दूरी तक जो जितने भी स्कूल हैं उनका जो ग्रुप बना करके एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेकिन इसका सुझाव किसने दिया? तो इसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने, जो शिक्षा आयोग 1964-66 के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट, इन स्कूलों में तो जो स्कूल हैं उन स्कूलों में SMC की मदद से स्कूल मैनेजमेंट जो प्रबंध कमेटी है उसकी मदद से SDP विद्यालय विकास योजना बनाई जाएगी। और फिर इस विद्यालय विकास योजना के आधार पर SCDP यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। SCRT व DSC के द्वारा समय समय पर SDP यानी कि विद्यालय विकास योजना, SCDP यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान के मानक भी विकसित किए जाएंगे। उनके लिए क्या उचित पैमाने हैं, क्या उनके पैमाने मानक है वो विकसित किए जाएंगे। प्रत्येक राज्य व जिले को प्रोत्साहित किया जाए कि वह बाल भवन स्थापित करें जिसमें हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सके और जो कि कला, खेल और ये कैरियर संबंधी गतिविधियों में भी भाग ले सके। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहे हैं कि वहां पे बाल भवन स्थापित किया जाए। और आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अध्याय 8 है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रमाणन। तो स्कूली शिक्षा के लिए जो मानक निर्धारण की प्रोसेस है हम पढ़ेंगे वो अध्याय कौन सा? 8 के अंदर। तो अध्याय 8 में क्या है? स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा का सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय है और जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के निरंतर सुधार के लिए समय, निगरानी और नीति निर्धारण के लिए जिम्मेदार होगा। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के में सेवा प्रावधान, शैक्षिक संचालन की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा निदेशालय की होगी। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSA की स्थापना की जाए जो कि न्यूनतम व्यावसायिक व गुणवत्ता मानक का निर्धारण करे। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित राज्य आकलन सर्वे का संचालन करना चाहिए। और अब इसके बाद में है SCERT सभी हितधारकों के साथ में व्यापक परामर्श के बाद स्कूल गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क SQAAF यानी कि स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीजिएशन फ्रेमवर्क विकसित करेगी। और CRC, BRC तथा डाइट जो CRC है, जो BRC है ब्लॉक केंद्र है,
या जो डाइट पढ़ेंगे उनको क्या है, एक नया जीवन प्रदान करने के लिए अब एक SCERT परिवर्तन का प्रबंधन प्रक्रिया चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का नेतृत्व करेगा और आगामी 3 सालों में उपयुक्त तीनों संस्थाओं की क्षमताओं व कार्य संस्कृति में परिवर्तन करेगा। तो तीनों संस्थाएं कौन सी है, CRC, BRC तथा डाइट को आगामी 3 वर्षों के अंदर है वो उपयुक्त तीनों संस्थाओं की जो भी क्षमता है उनकी जो कार्य संस्कृति में क्या है ये परिवर्तन कर सकेगा। और आगे चलेंगे, शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार कौन कौन से हैं NEP के अंदर। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित प्रमुख सुधार, तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस का पालन करना तथा समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति है। तो उन टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के आधार पर क्या है उनकी पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का विकास किया जाएगा। तो ये टारगेट 2022 तक का था उस NEP के अंदर। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा की रूपरेखा नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन NCFTE का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्ययन अध्यापन के लिए न्यूनतम जो डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का होना और अनिवार्य किया जाएगा। तो ये मैंने पीछे स्टार्टिंग पढ़ लिया था कि 2030 तक क्या है कि जो न्यूनतम जो डिग्री है वो 4 सालों की एकीकृत है, जो B.Ed का है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा में क्या कुछ चेंजेस हुआ है इस NEP के अंदर। उच्च शिक्षा हालांकि वैसे आने के चांसेस कम है क्योंकि आपके प्राइमरी शिक्षा के प्रश्न ज्यादा आएंगे, फिर भी आप देख सकते हो जैसे कि MPhil है वो समाप्त कर दी गई है कि बड़े बड़े चेंजेस जो हुए हैं। देखिए NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेटियो को 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ा करके अब 50% तक करने का टारगेट रखा गया है। और इसके साथ में ही देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में 3.5 करोड़ नई सीटों को भी जोड़ा जाएगा। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके तहत 3 या 4 साल के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तर के ऊपर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जिस लेवल पे छोड़ दिया उसी के अकॉर्डिंग उनको डिग्री या प्रमाण पत्र मिल जाएगा और 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 सालों के बाद में स्नातक की डिग्री तथा 4 सालों के बाद में शोध के साथ स्नातक का इसके अंदर उनको अप्लाई हो सकेगा। नेक्स्ट, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों तथा क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री व प्रदान की जा सके। तो नाम क्या रखा है इसका, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रखा गया है। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नए शिक्षा नीति के तहत MPhil कार्यक्रम को अब समाप्त कर दिया गया है। ये अच्छा प्रश्न है, MPhil को समाप्त कर दिया गया। आगे चलेंगे, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो NEP में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक अलग एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद हाइगर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड HECI की परिकल्पना की गई है। विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्य क्षेत्र हैं, हालांकि इसके प्रश्न आने के कम चांसेस हैं। अब देखो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, वंचित सामान्य समूह पढ़ा, विकलांग बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रावधान है। तो NEP में विकलांग बच्चों के लिए विकलांगता प्रशिक्षण संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन और प्रारंभिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना और आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा। ये विकलांग बच्चों के लिए जो प्रावधान हुए हैं। डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान, तो डिजिटल शिक्षा के संबंधित प्रावधान कौन से हैं। एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच का गठन होगा जिसके द्वारा शिक्षण मूल्यांकन योजना और प्रशासन से अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान प्रदान होगा। वापिस सुन लीजिएगा, डिजिटल शिक्षा में स्वायत्त निकाय के रूप में कौन सा डिपार्टमेंट या मंच बनेगा, तो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। और डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो कि डिजिटल बुनियादी ढांचे सामग्री क्षमता निर्माण हेतु समन्वय या कोऑर्डिनेट के रूप में वहां पे काम भी करेगी। और आगे हम बात करेंगे पारंपरिक ज्ञान और संबंधित प्रावधान। पारंपरिक ज्ञान और संबंधित प्रावधान, तो भारतीय ज्ञान प्रणालियां जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे कि पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा। विशेष बिंदु, अब देखेंगे आकांक्षी जिले यानी कि एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे क्या है, वहां बड़ी संख्या में आर्थिक
सामाजिक तथा जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें विशेष शैक्षिक क्षेत्र स्पेशल एजुकेशन जोन के रूप में नामित किया जाएगा। और देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों की समान गुणवत्ता प्रदान करने के लिए एक जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगी। गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा। और अब चलते हैं आगे। राजस्थान में ये अच्छा प्रश्न है, पीछे जो पढ़ा उसमें से कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी लेकिन इतनी खास बातें नहीं थी। ठीक है, अब जो कंसेप्ट आएगा भैया अच्छे पढ़ना है कि राजस्थान में एनईपी के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, क्या इसमें और कमेटियां बनेगी, राजस्थान के अंदर इसमें क्या कुछ चेंजेस है, प्रावधान है। तो राजस्थान शिक्षा में एनईपी का क्या रोल रहा है, राजस्थान की शिक्षा में नई शिक्षा नीति की क्या भूमिका है, ये अच्छा प्रश्न पढ़ना है, मेन बात है। केंद्र सरकार ने राज्यों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक टाइमलाइन में क्रियान्वित करने के लिए संबंध में दिशा निर्देश सार्थक, यानी कि पढ़ेंगे सार्थक नाम है दिए गए। एस बोले तो स्टूडेंट्स, ए बोले तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सार्थक, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोलेंगे। एच पढ़ेंगे तो हासिल, ए बोले तो एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन जारी की है, जिसके संदर्भ में राजस्थान सरकार के द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले है SCF स्टेट क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का विकास। एनईपी 2020 के तहत स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए SCERTS के द्वारा 2022-24 तक है SCF यानी कि स्टेट क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का विकास करना होगा। नंबर 2 क्या है, RSCERT जो कहां पे उदयपुर में के द्वारा 4 जो SCF यानी कि स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है को विकास के लिए राज्य की 7 जो डाइट है अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद, टोंक तथा कोटा को डीएलसी रेट के लिए प्राधिकृत किया गया है, डीएलसी के लिए प्राधिकृत किया गया है। और इसके लिए कितने स्टूडेंट का चयन किया जाएगा, इसके लिए 400 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा जो कि 25 पोजीशन पेपर्स पर काम करेंगे। नेक्स्ट नोट, इन 4 प्रकार के SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क हेतु राजस्थान सरकार 3 स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रथम है SCFE तथा SCF-SC के लिए संयुक्त कमेटी बनेगी। दूसरा है SCFT ही, नंबर 3 कौन सा, SCFA स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने हेतु RSCERT के द्वारा स्कूल रेडनेस कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो ये अच्छे से पढ़ना है, बाकी बातें फिर भी छोड़ सकते हो लेकिन ये मत छोड़ना भाई। तो स्कूल रेडनेस कार्यक्रम क्या है, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम क्या, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। स्कूली शिक्षा से पहले बच्चों को तैयार करने के लिए RSCERT के द्वारा स्कूल रेडनेस तैयार किया गया है, कार्यक्रम तैयार किया गया है। नोट, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम अब सुनिएगा क्या है, विद्या प्रवेश से कक्षा 1 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 माह है, एक तो पढ़ेंगे 3 माह है या फिर 12 सप्ताह का गेम या खेल व एक्टिविटी आधारित तैयारी कार्यक्रम है। आप सुनिएगा, हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्कूल रेडनेस कार्यक्रम क्या है। तो ये एक विद्या प्रवेश कार्यक्रम है जो कि कक्षा 1 में नव प्रवेशित जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए 3 महीने का या फिर 12 सप्ताह का जो एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम है, गेम बेस्ड कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से बच्चा क्या है एनईपी 2020 के अंतर्गत है निपुण भारत की सिफारिश के अनुरूप है वो विकसित किया जाएगा। तो ये स्कूल रेडनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश कार्यक्रम कक्षा 1 के अंदर है, 12 सप्ताह का है, 3 महीने का कार्यक्रम है, 12 सप्ताह कार्यक्रम है जो कि एनईपी 2020 की निपुण अनुपालना के अंदर है, ये विकसित किया जाएगा। ये पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। पीछे बातें जो छोड़ी पढ़ी अलग बात है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के संदर्भ में एनईपी का क्या महत्व, रोल या योगदान है। और आगे चलेंगे इसके बाद में उद्देश्य क्या है, स्कूल रेडनेस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो हम बात करेंगे नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय वातावरण से जुड़ाव करना। जो पहली क्लास में बच्चे आते हैं डायरेक्ट घर से आते हैं तो बच्चा फैमिली और उसके स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वहां के टीचर से, बच्चों से। और इस कार्यक्रम में शिक्षा शास्त्र के 3 आयाम के द्वारा परिभाषित किया गया है, एक बच्चा तैयार हो, विद्यालय तैयार हो और परिवार भी तैयार हो, इन 3 की अनुकल्पना इसमें की गई है। और अब बात करेंगे स्कूल रेडीनेस की फुल फॉर्म क्या है, स्कूल रेडीनेस और सर्वांगीण विकास। आर बोले तो रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि भाषा समझने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, आर बोले तो, ई बोले तो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भाषा और अभिव्यक्त करने का विकास, और ए बोले तो अटेंशन स्पेन ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास,
और डी बोले तो डेली रूटीन यानी कि शांत और अनुशासित रहने के सहायक, और आई बोले तो इंटरेक्शन यानी कि पारस्परिक संवाद, एन बोले तो नेचर्स काल प्राकृतिक शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण, और ई बोले तो ईटिंग स्किल खुद से खाने का कौशल का विकास करना, और एस बोले तो सोशल स्किल सामाजिक कुशलता का विकास करना, और एस बोले तो स्किल एंड एकेडमिक यानी कि प्रारंभिक साक्षरता, संख्या ज्ञान और पर्यावरण के लिए जागरूकता। तो ये है स्कूल रेडनेस, जो फर्स्ट क्लास के अंदर जो बच्चे प्रवेश होते हैं विद्या प्रवेश कार्यक्रम पढ़ेंगे। और एकीकृत आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास जो सेवाएं यानी कि जो आईसीडीएस है उसके तहत अब ये अच्छा प्रश्न है, ये पूछ सकते हैं एक तरंग क्या है, उमंग क्या है और किलकारी क्या है। सुन लीजिएगा, वापिस सुनिएगा। आईसीडीएस एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस के द्वारा 3 से 4 वर्ष के लिए, जो बच्चा 3 से लेकर के 4 वर्ष का बच्चा है उसके लिए तो हम पढ़ेंगे क्या, किलकारी, उनके लिए क्या पढ़ेंगे, किलकारी। और एक पढ़ेंगे 4 से लेकर के 5 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए पढ़ेंगे उमंग, उसके लिए क्या पढ़ेंगे, उमंग, उसके लिए उमंग पढ़ेंगे। और जो बच्चा पढ़ेंगे 5 से लेकर के 6 साल तक का बच्चा है उसके लिए तरंग नाम की, उसके लिए तरंग नाम की वर्कबुक बनाई जाएगी। तो आईसीडीएस के द्वारा एज ग्रुप के आधार पे बच्चों के लिए जो वर्कबुक, हालांकि हमने पीछे नो बैग डे के अंदर पढ़ी थी, या बच्चे के लिए जो प्रखर योजना के तहत हमने पढ़ी थी और नो बैग डे में आपने पढ़ी थी, यहाँ पढ़ेंगे वर्कबुक है एक 3 से लेकर 4 साल तक के बच्चे के लिए, उस वर्कबुक का नाम क्या है, किलकारी है। 4 से 5 साल का जो बच्चा है उसके लिए वर्कबुक कौन सी डेवलप हुई है, तो उमंग वर्कबुक है। जबकि 5 से लेकर 6 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए कौन सी वर्कबुक पढ़ेंगे, तरंग वर्कबुक पढ़ेंगे। और ये वर्कबुक किसके द्वारा तैयार की गई है, तो आईसीडीएस। आईसीडीएस क्या है, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के द्वारा यह वर्कबुक बनाई गई है। तो आगामी जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसमें इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न भी बन सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में आरएससीईआरटी की क्या भूमिका है, एनईपी के अंदर आरएससीईआरटी की क्या भूमिका है। सबसे पहले लीडरशिप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राज्य में शिक्षा से संबंधित मानकों तथा पाठ्यक्रम सहित एकेडमिक मामलों का नेतृत्व एससीईआरटी के द्वारा किया जाएगा। नंबर 2, एसक्यूएएएफ एससीईआरटी सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद में स्कूल गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क एसक्यूएएएफ स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित करेगा। और एक अच्छा प्रश्न, एनईपी 2020 को राज्य में क्रियान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार अनुच्छेद 3 विभाग के द्वारा समूहवार निम्नलिखित क्रियान्वयन कमेटी का गठन करेगी। आगे कमेटियां देख लीजिए। तो एनईपी के तहत है राजस्थान में राज्यों में लागू करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासनिक सुधार के अंदर है कौन कौन सी समितियों का गठन करेगी और उसका प्रभावी समन्वय या उसका नियंत्रण या मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन उसके अधिकारी बनाए गए हैं। तो सुनिए, सबसे पहले जो समूह फर्स्ट है इसमें पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड फंडामेंटल लिटरेसी। हम बात करेंगे न्यूमेरेसी ईसीसीई एफएलएन के 10 सदस्य, एफएलएन के 10 सदस्य। इस समूह का अध्यक्ष कौन होगा, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसके अध्यक्ष होंगे, तथा जयपुर तथा सदस्य सचिव उपायुक्त द्वितीय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को बनाया गया है। नंबर 2 जो ग्रुप 2 है उसमें क्या है, ड्रॉप आउट यूनिवर्स एक्सेस इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन एग्जेक्टिव गवर्नेंस एंड एक्रेडिटेशन। इसमें क्या है, उसमें आपने पढ़ा 10 मेंबर, इसमें कितने 15 मेंबर होंगे और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। जो समूह थर्ड है उसमें पढ़ेंगे क्यूरिकुलम पेडागोजी वोकेशनल एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें कितने हैं, 11 मेंबर। तो आपने पढ़ा पीछे समूह फर्स्ट में कितने 10 मेंबर, समूह 2 में कितने 15 मेंबर, समूह थर्ड में कितने हैं 11 मेंबर। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होंगे, आरएससीईआरटी के निदेशक यानी कि उदयपुर के जो निदेशक हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। तो समूह फर्स्ट, समूह 2, समूह थर्ड, तीनों मेंबर देख लेना, 10 मेंबर, 15 मेंबर और 11 मेंबर, तीनों के अध्यक्ष देख लेना। यहां पढ़ेंगे तो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक समूह फर्स्ट के, समूह 2 के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष राज्य परियोजना निदेशक होंगे। और नंबर 2 थर्ड पढ़ेंगे तो आरएससीईआरटी उदयपुर के अध्यक्ष इसके होंगे। और आगे समूह 4 देखेंगे तो टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन। इसमें कुल कितने मेंबर, इसमें कुल 9 मेंबर आ जाएंगे और इसका अध्यक्ष कौन है, निदेशक होगा आरएससीईआरटी के।
और समूह 5 पढ़ेंगे तो इसमें ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन ICT ये आपके सिलेबस में भी है। तो ICT इसमें कुल 8 मेंबर होंगे और इसका जो अध्यक्ष होंगे वो निदेशक होंगे प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के। समूह 6 पढ़ेंगे फाइनेंस एडल्ट एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कुल 11 मेंबर होंगे। इसका जो अध्यक्ष होंगे वो राज्य परियोजना निदेशक राज्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के। और इन समितियों की बैठक आवश्यक रूप से महीने में एक बार आयोजित है वो की जाएगी। समूह 1 से लेकर के समूह 6 तक कमेटी देख लेना। समूह 1 से लेकर समूह 6 तक जो कमेटी बनाई गई है उनके अध्यक्ष देख लेना, उसमें कुल मेंबर कितने वो देख लेना, एक सारणी बना करके इसको आप तैयार कर लेना भाई राजस्थान के संदर्भ में। और अब है विद्या समीक्षा केंद्र। देखिए चर्चा में अभी हाल ही के अंदर इसमें आपको एक डेट मिलेगी, कौन सी है, 12 दिसंबर 2024, करंट का प्रश्न है ये। तो क्या है, राजस्थान के स्कूलों में छात्रों की प्रगति AI टूल की मदद से ट्रैक की जाएगी। बच्चों की जो परफॉर्मेंस है AI टूल से वो मापी जाएगी, जांची जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजाना जी शर्मा ने TCIL और कॉन्वेजेनियस AI के सहयोग से स्कूली शिक्षा प्रणाली स्कूल एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र VSK लॉन्च किया है। और स्कूल प्रशासन में सुधार, छात्रों की प्रगति, राज्य भर में शिक्षा के विकास की जिम्मेदारी इस केंद्र की होगी। वो केंद्र कौन सा है, विद्या समीक्षा केंद्र लॉन्च किया गया है। और मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया ये नया केंद्र AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगा। ऐसा करने वाला देश का राजस्थान 8वां स्टेट होगा। और इस केंद्र के जरिए 68,000 से ज्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाले 81 लाख विद्यार्थियों में तथा 4 लाख टीचर्स और 1.25 लाख कर्मचारियों के डेटा की इसमें निगरानी की जाएगी। और अब देखिए 12 दिसंबर 2024 डेट इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने शिक्षा संकुल जयपुर में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया। तो विद्या समीक्षा केंद्र का जो लोकार्पण किया है वो कब हुआ है, 12 दिसंबर 2024 को 12 दिसंबर 2024 को विद्या समीक्षा केंद्र का ये वर्चुअल तरीके से इन्होंने लोकार्पण भी किया है। और आगे चलेंगे, PME विद्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा PME विद्या में 200 DTH चैनल शुरू किए गए हैं। तो PME विद्या में कुल कितने DTH चैनल शुरू किए गए हैं, 200 DTH चैनल शुरू किए गए हैं। और उक्त में से आपसे पूछेगा राजस्थान में, तो राजस्थान राज्य को 5 PME विद्या DTH चैनल आवंटित है। तो टोटल कितने हैं, 200 में से आपसे पूछा जाए राजस्थान को कितने आवंटित है, तो राजस्थान को 5 DTH जो चैनल है वो आवंटित है। हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से आगे। और नेक्स्ट कक्षा 12 पढ़ेंगे 12 के लिए, कक्षा 1 से लेकर 12 के लिए 5 PME विद्या DTH चैनल का ट्रायल रन दूरदर्शन के ऊपर 29 जुलाई 2023 से शुरू किया गया। तो ये DTH चैनल है, ये 5 DTH चैनल है, इनका जो ट्रायल शुरू हुआ था ना, ट्रायल पूछ सकते हैं वो कब शुरू हुआ, 29 जुलाई 2023 से। जबकि विद्या समीक्षा केंद्र पढ़ा कब, 12 दिसंबर 2024 से, 12 दिसंबर 2024 से। और DTH पढ़ेंगे तो 29 जुलाई 2023 से। और वह 9 मार्च 2024 से विधिवत रूप से यह शुरू किया गया। ये 24x7 शुरू किया गया। तो ट्रायल के तौर पे तो शुरू कब हुआ था, 29 जुलाई 2023 से, लेकिन कंप्लीटली एक सतत रूप से विधिवत रूप से शुरू कब किया गया, 9 मार्च 2024 से ये शुरू हो गया था। और इस चैनल का संचालन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाग 4 अजमेर के द्वारा व प्रसारण BISAGN गांधीनगर गुजरात के द्वारा GSAT 15 के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको देख लेना, PM विद्या 200 चैनल, राजस्थान में 5 चैनल, ट्रायल 29 जुलाई 2023 को, विधिवत तौर पर शुरुआत 9 मार्च 2024 को शुरुआत हुई थी, किसके सहयोग से है और कहां से शुरू किया जा रहा है, ये सारी बातें आपको NEP के अंदर पढ़नी है। राजस्थान के संदर्भ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप चलेंगे 500 के नाम देख लीजिए। क्रमांक RJ चैनल का नाम क्या है, 148, जो कक्षा 1 से लेकर 2 के लिए। तो हमको 5 चैनल आवंटित किए है ना, ये कौन सी क्लास से कौन सी क्लास के लिए, तो क्लास 1 से लेकर कब तक है, क्लास 12 तक के लिए आवंटित किए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे 148 कक्षा 1 से लेकर 2 तक के लिए। तो पहली पेपर में आ सकता है मिलान करना, चैनल का नाम पेपर में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो चैनल का नाम आएगा इस प्रकार से 149, 148, 100 वहां पे 50,
151 और वहां पे क्लास का नाम आएगा कि 1 से 2, 3 से 5, 6 से 10, इस प्रकार से मैच करना पड़ेगा। तो अच्छे से देख लेना वहां पे, जैसे आपने पढ़ा C1 क्या है, बीज है, C2 क्या है आपने पढ़ा, तो वहां पे अंकुरण पढ़ा, C3 क्या पुष्पन है, C4 क्या फलन है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ सकता है क्षितिज क्या है, अंकुर क्या, दिशा क्या, प्रवेश क्या है, वो आ गया। उमंग किलकारी तरंग हमने पढ़ा। इसी प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 148 है प्राइमरी के लिए। सबसे पहले कक्षा 1 और 2 के लिए कौन सा चैनल है, 148। तो 149 देखेंगे तो कक्षा 3 और 5 के लिए, और 150 देखेंगे तो यह कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के लिए, 151 देखेंगे तो कक्षा 9 और 10 के लिए, जबकि 152 देखेंगे तो 52 यानी 12 के लिए, 52 कितने 12 के लिए पढ़ेंगे। तो कक्षा 9 10 के लिए 51 है, 12वीं 11वीं 12वीं के लिए 152। इस चैनल का नाम आ जाएगा। हमको 5 चैनल हमको आवंटित किए हैं। 9 मार्च 2024 से विद्युत तौर पर ये शुरू हो गए थे। और अब है इसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो एनईपी की विद्यालय पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित, इसमें सॉरी DTHNL की शिक्षकों के लिए संदर्भ सामग्री, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सामग्री का प्रसारण होगा। 24/7 फ्री में शैक्षिक एजुकेशन का जो कंटेंट बच्चों को मिलेगा, और ये राज्य का शैक्षिक चैनल है। और बिना की इंटरनेट की सुविधा के विद्यार्थियों के पहुंच तक सक्षम है। ये प्रश्न आ सकता है, ये बिना किसी इंटरनेट के, तो ये बिना किसी इंटरनेट की सुविधा के भी विद्यार्थियों तक पहुंचने में समर्थ है। और दिवस पर्यंत निर्धारित अंतराल के ऊपर इसका पुनः प्रसारण भी होता है। और राजस्थान में एनईपी के काम ये और देख लीजिए। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों के ऊपर स्थित महाविद्यालयों में BBA और संभाग स्तर के ऊपर MBA कोर्स होंगे। समस्त संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालय उदयपुर में कन्या महाविद्यालय में BCA एवं चरणबद्ध रूप से MBA कोर्स आवंटित होंगे। सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर स्थित महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस विषय इसके अंदर है शुरू किए जाएंगे। और आगे चलेंगे। अब क्या है, एनईपी के अंदर कुछ शब्दावली है। एनईपी में क्या कुछ शॉर्ट वर्ड, जिसको आप कोई एब्रीविएशन क्या बोलते हो इंग्लिश के अंदर है, उसका मतलब जैसे FLN, ABL, CCP, CCE, SIQ, ऐसा कुछ वर्ड है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ABC, इसका मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर पढ़ेंगे ASC ऑटोनोमस डिग्री माउंटिंग कॉलेज। AEC प्रौढ़ शिक्षा केंद्र को कहा गया है। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। BITE ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। और BOG बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। BRC जो आपने पढ़ा BRC CRC डाइट है ना, तो BRC का क्या है, ब्लॉक संशोधन केंद्र है, ब्लॉक संदर्भ केंद्र ब्लॉक संदर्भ केंद्र भी कह सकते हो, ब्लॉक संसाधन केंद्र जिसको BRC को बोलते हैं। और एक है CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसी प्रकार CBSE सबको पता है इसके बारे में। तो CIET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। CMP तो कैरियर प्रबंधन और प्रगति। COD तो कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखेंगे सतत व्यावसायिक विकास है, ध्यान दे लेना। वो कई बार आपने COD वो देख लेते हो। और CRC है क्लस्टर संसाधन केंद्र, जैसे आपने पढ़ा BRC, CRC और डाइट तीनों की प्रगति की जाएगी ना एनईपी के अंदर। तो CRC क्या है, क्लस्टर संसाधन केंद्र। एक CWSN बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, CWSN अच्छे से पढ़ना है। डाइट डिजिटल, यहाँ पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, तो डाइट यहाँ पे आ जाएगा। दीक्षा तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यहाँ पढ़ेंगे DSE स्कूल शिक्षा निदेशालय, ये बहुत चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ECCE तो यहाँ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फिर GIC सामान्य शिक्षा परिषद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो स्कल नामांकन अनुपात। और इसके बाद HECI भारत का उच्च शिक्षा विभाग। HEGC उच्च शिक्षा अनुदान परिषद। HEI उच्च शिक्षा संस्थान। IDP संस्थागत विकास योजना। MERU बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। और MOE शिक्षा मंत्रालय। MOU ये जो MOU होता है इसका मतलब समझौता ज्ञापन होता है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। NSC राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। NCTE सबको पता ही है। NCVT सबको पता ही है। NETF नॉर्मल है ये भी। और NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये देख लेना इसके बारे में। और इसके बाद हम इसमें बाकी तो आप सब देख ही लोगे।
तो ये सारे आ जाएंगे। एक हमने पढ़ा SDP और SEZ, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन, ऐसे क्षेत्र जो विशेष क्षेत्र, वंचित क्षेत्र पढ़ेंगे उसके लिए इस NEP के अंदर है SEZ, यानी कि स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी। और इसके बाद में ये आएगा सारा आएगा, ये देखना चर्चा में है, एक यूडाइस यानी कि एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, और एक है यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और आपको ये बताना है, कल को पूछ ले यूडाइस जो कोड है वो बता दो कितने अंकों का होता है। जैसे आपने पढ़ा अपार आईडी 12 अंकों की पढ़ी, कल को पूछ ले यूडाइस कोड है वो कितने अंकों का होता है, तो कमेंट में बताना कि यूडाइस कोड है प्रत्येक स्कूल का कितने अंकों का होता है, कमेंट में बताना भाई आप लोग। और इसके बाद में पढ़ेंगे स्कूली शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के लिए जो कौन सी कमेटी बनाई गई। अभी हाल ही के अंदर स्कूली शिक्षा के लिए NEP के तहत एक कमेटी बनाई गई, हम पढ़ेंगे उस कमेटी के बारे में। सबसे पहले अध्यक्ष कौन होंगे इसके, प्रोफेसर कैलाश सोडानी को अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर कैलाश सोडानी। उपाध्यक्ष कौन है, हनुमान सिंह राठौड़। सलाहकार सदस्य कौन है, D रामाकृष्णन राव। अन्य सदस्य कौन से हैं, प्रोफेसर परमेंद्र कुमार दसोरा, भरतराम कुमार, श्याम सुंदर बिस्सा, जयंतीलाल खंडेलवाल और कन्हैयालाल। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों एवं राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सुझाव प्रस्तुत करेगी। तो इसका काम पूछ सकते हैं कि इसका काम क्या है, ये जो नई कमेटी बनाई है इसका काम क्या है, ये काम इसे देख लेना। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, इसके मेंबर कौन से हैं, ये नई कमेटी सरकार ने बनाई है। और इसके बाद में अब कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं तो पिछली जो रीट मुख्य परीक्षा थी, जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया है थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 हिंदी 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो प्रश्न पूछा गया था, राइट आंसर क्या आ जाएगा, कर्नाटका। इसी प्रकार क्वेश्चन आ जाए, भारत ने सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे के लिए गोल 4 SDG 4 कब अपनाया, 2020, 2015, 2030, 2025। तो राइट आंसर क्या जाएगा, 2015। इसी प्रकार से थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 पंजाबी में प्रश्न पूछा गया कि NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कुल कितने स्तर के ऊपर बांटा गया है, 5+3+3+4 है ना। यहां पढ़ेंगे तो कुल कितने स्तर पे बांटा गया है, 4 स्तर पे बांटा गया है। इसी प्रकार से यहां पे आ जाएगा NEP 2020 में 10+2 पैटर्न की बजाय अब कौन सा पैटर्न रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो ये प्रश्न आया था थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 हिंदी में पूछा गया 2023 में, तो 5+3+3+4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5वां, ये थर्ड ग्रेड लेवल 2 संस्कृत में पूछा गया था कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कौन से वर्ष की गई थी, तो 1968 में पहली आई थी, दूसरी कब आई, 1986 के अंदर आई थी। और एक प्रश्न पूछा गया था थर्ड ग्रेड लेवल 2 हिंदी में 2023 के अंदर NEP 2020 के अकॉर्डिंग 5वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा का माध्यम, तो इसमें देखो NEP में क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला हमने पढ़ा, त्रिभाषा फॉर्मूले पे बल दिया गया है। तो एक तो क्या है, कौन सी भाषा, लोकल की भाषा, लोकल की स्थानीय भाषा आ जाएगी। एक पढ़ेंगे कौन सी है, हिंदी भाषा आ जाएगी। एक बच्चा क्या है 9th क्लास के अंदर कोई एक विदेशी भाषा बच्चा चूज कर सकेगा, तो बच्चा एक विदेशी भाषा ले सकेगा, और कौन सी क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर है, तो विदेशी भाषा बच्चा चूज कर सकेगा 9वीं क्लास के अंदर है। एक हिंदी आ जाएगी। लेकिन प्राइमरी स्तर की बात करेंगे, 5वीं तक की बात करेंगे, तो बच्चे को शिक्षण का जो माध्यम है ना वो उसकी स्थानीय भाषा में करवाया जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कौन सी आ जाएगी, मातृभाषा, लोकल की भाषा जिसको क्या बोलते हैं, स्थानीय भाषा। तो त्रिभाषा फॉर्मूले के ऊपर बल दिया गया है, NEP के अंदर है। और NEP 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, हमने पीछे पढ़ भी लिया है। और यह प्रश्न पूछा गया था थर्ड ग्रेड एग्जाम लेवल 2 उर्दू 2023 के अंदर, निखार, परखर, परख या दीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप बताओगे, इसका राइट आंसर है वो क्या है, कि निखार है या परखर है या परख है, दीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर पढ़ेंगे तो क्या नाम दिया गया है, परख इसका नाम दिया गया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे तो एक और चल रहा है सरकार का परखर 1.0, परखर 2.0, और आगामी एग्जाम के अंदर आपके चर्चा में कौन सा रहेगा, परखर 2.0 जो पढ़ेंगे। 90 दिवसीय प्रोग्राम पढ़ेंगे जो कि 5 दिसंबर तक का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी आपके एग्जाम के लिए। और आपकी NEP कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो क्लास कराएंगे उस क्लास के अंदर आपको MCQ क्लास करा दूंगा, क्वेश्चन करवा दूंगा जो NEP के प्रश्न बनते हैं, तो NEP के MCQ करवा देंगे। और क्लास का कंटेंट कैसा लगा और आपका रिव्यू का वेट रहेगा। थैंक यू, गुड लक।